क्या हाल है बेटे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फंक्शन चैप्टर में ही नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमें देखना है डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, पोजिशनल आर्गुमेंट की नीड क्या होती है, कैसे आप पोजिशनल आर्गुमेंट पास करते हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, आज बेटे जो हमें देखना है वो देखना है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है ये हम समझते हैं। ठीक, तो बेटे इसके लिए मान लेते हैं हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ डेमो और यहां पे दे दिया x, y और मैंने सपोज करते हैं बॉडी में प्रिंट करा दिया x और y। ठीक है, सिचुएशन बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इसकी बॉडी हो गई फंक्शन की और इसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया। ठीक, अब मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। मैं पूरा मेन नहीं बना रहा हूं, मेन प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। आपने यहां से डेमो के साथ पास किया, सपोज करते हैं 10, 20, तो ये आपको क्लियर है 10 आ जाएगा x में, 20 आ जाएगा y में, पोजिशनल आर्गुमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक चीज डिस्कस की थी, अगर मैं डेमो के साथ 10 दे दूं या मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो यहां पे एक भी पैरामीटर ना दूं, यानी इस केस में डेमो के साथ हमने ये बताया कि हम कितने पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, 2 पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं टोटल। और डेमो फंक्शन कॉलिंग, ये मैंने 3 कॉलिंग स्टेटमेंट लिखी है, इसको आप बोल लीजिए फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट 1, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट 2 और ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट 3, और ये तीनों हमें डिस्कस करनी है। ठीक, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए डेमो के साथ हमने फंक्शन को कॉल किया, 10 और 20 पास किया, 10x में आ जाएगा, 20y में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, पहले भी आप देख चुके हो। लेकिन जैसे ही मैं डेमो के साथ 10 पास करता हूं, ठीक है, मैंने एक सिंगल पैरामीटर पास किया, जबकि रिक्वायरमेंट यहां कितने की है, 2 पैरामीटर्स की, एक पैरामीटर मैंने कम पास किया, यहां पे कंपाइलर रिपोर्ट कर देगा एरर या इंटरप्रेटर रिपोर्ट कर देगा एरर। ठीक है, अब मैंने यहां से डेमो को कॉल किया और डेमो में एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो यहां पे भी क्या रिपोर्ट हो जाएगा, एरर, यानी यहां पे भी क्या आ जाएगी, एरर। ठीक है, तो यानी पोजिशनल आर्गुमेंट या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जितने पैरामीटर हमने यहां पे दिए उतने पैरामीटर हमें फंक्शन कॉलिंग के साथ पास करना मैंडेटरी है, मस्ट है। ठीक, लेकिन अगर मैं एक पैरामीटर कम पास करूं या नंबर ऑफ पैरामीटर जितने यहां रिक्वायर्ड है उतने ना देके उससे कम पैरामीटर पास करूं, तो उस केस में यहां पे इंटरप्रेटर या कंपाइलर क्या रिपोर्ट कर दे रहा है, एरर। ठीक है, अब इस एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। ठीक है, तो बेटे यहीं पे नीड आती है डिफॉल्ट आर्गुमेंट की, यही डिफॉल्ट आर्गुमेंट की नीड है। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट में आगे चलने से पहले ठीक आपको सुननी पड़ेगी एक छोटी सी कहानी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बेटे डिफॉल्ट आर्गुमेंट को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो बेटे मान लेते हैं कि इस सेशन में लास्ट में, ठीक, मैं सपोज कर रहा हूं जैन का मंथ ले लेते हैं। ठीक है, जनवरी में मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं या एक बच्चा मेरे पास आता है और मेरे से कहता है सर मुझे कंप्यूटर साइंस की क्लासेस आपसे लेनी है सर, मुझे प्लीज पढ़ा दीजिए। तो मैं उसको रिप्लाई करता हूं, मैंने कहा बेटे अब तो जनवरी आ गया, अब तो सारा कुछ खत्म है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब कुछ ओवर है, अब आप बहुत लेट हो चुके हो, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं क्लासेस नहीं दे पाऊंगा। ठीक, बच्चा मेरे पीछे पड़ जाता है, नहीं सर पढ़ना है सर, कुछ भी करिए सर, टाइम मैनेज करिए सर, प्लीज पढ़ा दीजिए सर। मेरे घर के बाहर आके बैठ जाता है कि नहीं सर आप ही से पढ़ना है सर, कुछ भी करिए। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नजर आता है बच्चे में कि यार बच्चा पढ़ना चाहता है। मैंने कहा ठीक है बेटे, ठीक, उसकी इतनी जिद देख के मैं एग्री कर जाता हूं, मैं कहता हूं ठीक है बेटे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बच्चे ने कहा क्या? मैंने कहा मैं तुम्हें डेली टाइम तो दे दूंगा लेकिन डेली सेम टाइम नहीं दे पाऊंगा। बच्चे ने कहा सर मतलब? मैंने कहा बेटा हो सकता है मैं तुम्हें एक दिन 4 to 5 बुला लूं। ठीक, उसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा बेटे हो सकता है नेक्स्ट डे मैं तुम्हें 7 to 8 बुलाऊं। कह रहा ठीक है सर। मतलब मैं डेली तुम्हें क्लास जरूर दे दूंगा, मैं डेली तुम्हें पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन सेम टाइम पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, अलग अलग टाइम हो सकता है, बताओ पॉसिबल है, आप आओगे? उस बच्चे ने कहा सर मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, लेकिन सर मेरी एक क्वेरी है। मैंने कहा बताओ बेटे। उसने कहा सर टाइम आप कुछ भी रखिए बट मैं टाइम कंफर्म कैसे करूंगा? तो मैंने कहा बेटे उसके लिए कुछ नहीं है, ये मेरा फोन नंबर है, इससे मुझे कॉल कर लेना और मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, तुम उस टाइम पे आ जाना। बच्चे ने कहा ठीक है सर। बच्चे ने मुझे कॉल किया, सर आज कितने बजे आना है? मैंने कहा 4 to 5। बच्चा 4 to 5 आ गया। नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉल किया, सर आज कितने बजे आना है? मैंने कहा 7 to 8। बच्चा 7 to 8 आ गया। नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉल किया लेकिन इत्तेफाक से मेरा फोन नहीं लगा, मेरे फोन की बैटरी खराब थी या बैटरी है ना, मेरा फोन खराब था, कोई भी इशू था। ठीक, उसकी मेरी बात नहीं हो पाई, पूरे दिन वो ट्राई करता रहा लेकिन मेरी उसकी बात नहीं हो पाई। ठीक, उस दिन उसकी क्लास मिस हो गई। नेक्स्ट डे उस बच्चे ने फोन किया, उसने कहा सर आज का टाइम क्या है? मैंने कहा 3 to 4। वो 3 to 4 आया तो जरूर, लेकिन उसने आते ही मुझसे एक चीज पूछी,
ठीक, उसने कहा कि सर कल मैं आपका फोन ट्राई कर रहा था लेकिन सर आपका फोन नहीं लग पाया सर, मेरी क्लास मिस हो गई। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो है। कह रहा सर बताइए बोर्ड्स में सर दिन ही कितने बाकी हैं सर, ठीक है सर अगर किसी दिन आपका फोन ना लग पाए तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी सर, तो क्या करें सर। मैंने कहा हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तुम एक काम करो। कह रहे सर बताइए। मैंने कहा यार जिस दिन तुम मुझे फोन करो ना और मैं तुम्हें टाइम बता दूं उस दिन तुम उस टाइम पे आ जाना, लेकिन अगर किसी भी रीजन से तुम मुझे फोन करो और मेरा फोन ना लगे, ठीक, उस दिन तुम 5 to 6 आ जाना। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने कहा जिस दिन मैं तुम्हें टाइम बता दूं उस दिन उस टाइम पे आ जाना, और जिस दिन किसी भी रीजन से मेरा फोन अगर ना लगे, मेरा फोन ना मिले, तो यार तुम 5 to 6 आ जाना। उसने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे बच्चे ने मुझे फोन किया, सर आज कितने बजे। मैंने कहा 3 to 4। बच्चा कितने बजे आएगा, 3 to 4। नेक्स्ट डे फोन किया, सर आज कितने बजे। मैंने कहा 7 to 8। बच्चा कितने बजे आएगा, 7 to 8। नेक्स्ट डे उसने फोन किया लेकिन फोन नहीं लगा, कोई भी इशू रहा होगा, फोन नहीं लगा। अब बच्चा कितने बजे आएगा, 5 to 6। ठीक है ना। यानी जिस दिन मैंने उसको टाइम बता दिया उस दिन उस टाइम पे, और जिस दिन किसी भी रीजन से मैं उसको टाइम नहीं बता पाया उस दिन कितने बजे, 5 to 6। ठीक है। तो ये 5 to 6 इसका कौन सा टाइम हो गया, डिफॉल्ट टाइम। दोबारा आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको पीछे ले जाके दोबारा आप सुन सकते हो और इसी कहानी के बेस पे आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब इसको रिलेट करते हैं कहानी को। तो बेटे देखिए होता क्या है, अभी तक आपने यहां पे दिया, ठीक, आपने 10 और 20 पास किया, एक्स और वाई में वैल्यू क्या आ गए, 10 और 20 आ गए। लेकिन मैं यहां पे एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे छोटा सा चेंज कर रहा हूं और मैंने यहां पे दे दिया x, y इज इक्वल टू 60। ठीक, अब देखिए मैंने यहां से डेमो फंक्शन को कॉल किया, मैंने पास किया 10 और 20। सर x में वैल्यू क्या जाएगी, 10, और y में क्या जाएगी, 20। कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूं डेमो और सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर देता हूं 10, तो अभी तक नॉर्मली क्या हो रहा था, क्या आ रही थी, एरर। लेकिन अब देखिए आप इस चेंज को नोटिस करिए, मैंने दिया है y इज इक्वल टू 60, ठीक है, यहां मैंने 10 दिया। अब इस स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं आएगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, कैसे, हमने यहां से डेमो 10 दिया, सर 10 किस में आ गया, x में 10 आ गया, कोई इशू नहीं है। सेकंड पैरामीटर हमने नहीं दिया, नॉर्मली एरर आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहां पे लिखा हुआ y इज इक्वल टू 60। ठीक, मैंने सेकंड पैरामीटर नहीं दिया तो उसने बाय डिफॉल्ट y में क्या एज्यूम कर लेगा, 60, और बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी जिस दिन मैंने टाइम बता दिया उस दिन उस टाइम पे, और जिस दिन मैंने टाइम नहीं बताया उस दिन 5 to 6। यानी जब मैंने पैरामीटर पास कर दिया y के लिए 20 मैंने पास किया, तो 20 किस में आ गया, y में। और जिस दिन मैंने y के लिए पैरामीटर नहीं दिया, या मैं फंक्शन कॉलिंग में y के लिए मैंने पैरामीटर नहीं दिया, तो उस टाइम पे y में क्या ले लेगा बाय डिफॉल्ट, 60। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी डिफॉल्ट आर्गुमेंट के ब्याह पे हम किसी फॉर्मल पैरामीटर को ऑप्शनल बना सकते हैं। यानी मैं उस फॉर्मल पैरामीटर के लिए वैल्यू दूं या ना दूं, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक, यानी अगर आपने यहां पे y के लिए वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 60, और वैल्यू दे दी तो वो वैल्यू ले लेगा। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का डाउट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन अब एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैंने दे दिया डेमो और ये दे दिया, अब देखिए मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है, अब क्या रिपोर्ट कर देगा, एरर। अब आप कहेंगे सर एरर क्यों, डिफॉल्ट पैरामीटर तो दे दिया था, अब क्यों एरर। तो दोस्त y को डिफॉल्ट बनाया है, x को नहीं बनाया। x अभी भी क्या है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। यानी x के लिए वैल्यू पास करना मस्ट है, y जो डिफॉल्ट बना दिया, y के लिए दो ना दो वो ऑप्शनल है। y ऑप्शनल हुआ ना दोस्त, यहां y इज इक्वल टू 60 क्या, तो मेरे भाई y ऑप्शनल हुआ ना। y के लिए पैरामीटर नहीं दोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन x के लिए पैरामीटर देना क्या है, अभी भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या रिपोर्ट कर देगा, एरर। हां वो बात अलग है अगर आप यहां पे ये चेंज कर दें। बेटे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा। आप यहां पे दे दें x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 60। अब नोटिस करिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप नोटिस करिए हमने x को भी क्या बना दिया, डिफॉल्ट, और y को भी क्या बना दिया, डिफॉल्ट। यानी अब इस केस में मैं अगर डेमो के साथ कुछ नहीं पास करता हूं तो x की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, 40, और y की क्या ले लेगा, 60।
अब ये तीनों केसेस चलेंगे, यानी ये भी वैलिड और अब ये भी वैलिड। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्लियर? तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्लियर है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब यही होता है किसी भी फॉर्मल पैरामीटर को अगर आपको ऑप्शनल बनाना है तो आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करते हैं। आप यहां से वो वैल्यू अगर नहीं देंगे, उस पैरामीटर के लिए वैल्यू नहीं देंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आपने ऊपर सेट की है उसको वो उस पैरामीटर में एज्यूम कर लेगा। ठीक है? और दे देंगे तो जो वैल्यू पास कर रहा है उसको कंसीडर करेगा। ठीक? इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। एक कंसेप्ट और, ठीक, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम जब भी क्रिएट करते हैं तो बस ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटे, इससे रिलेटेड एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में, याद रखिएगा मेरी बात। इससे रिलेटेड एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में, ये बात याद रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आप जब भी किसी भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं, मैं ये पूरा ही चेंज कर दे रहा हूं, बस ध्यान से सुनिए। ये फंक्शन हेडर है जो मैं बना रहा हूं, और मान लीजिए ये x है, मान लीजिए ये y है और ये z है। मैं बॉडी नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, मुझे इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, हालांकि इसके बाद बॉडी होनी चाहिए थी, नहीं लिख रहा हूं। ठीक, ये 3 पैरामीटर आपने दिए। ठीक, इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं। अगर आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना है तो बस एक कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाएंगे ऑलवेज राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। यानी या तो मैं इसको डिफॉल्ट बनाऊं z को, या मैं y और z दोनों को डिफॉल्ट बनाऊं, या मैं x y z तीनों को डिफॉल्ट बनाऊं। ऑलवेज बनाएंगे कैसे? राइट टू लेफ्ट। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। या तो z डिफॉल्ट बनेगा, z और y दोनों बनेंगे, या z y और x तीनों बनेंगे। ठीक, अब हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यानी आप कभी भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऐसे नहीं बना सकते। आप दे डेफ डेमो x, y इज इक्वल टू 60, z, ये रॉन्ग है, ये गलत हो गया। क्या रिपोर्ट कर देगा? एरर। ठीक, इंटरप्रेटर तुरंत रिपोर्ट क्या करेगा? एरर। देखिए क्यों, मैंने आपसे कहा ना राइट टू लेफ्ट बनाना है, यानी अगर आपको y को डिफॉल्ट बनाना है तो z का डिफॉल्ट होना मस्ट है। ठीक, राइट टू लेफ्ट, z बनेगा तो y बना सकते हो। अगर x को बनाना है तो z और y दोनों को बनाना पड़ेगा डिफॉल्ट, तो ही x डिफॉल्ट बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, तो राइट टू लेफ्ट चलना मस्ट है। अब ऐसा क्यों? अब सुनिए ऐसा क्यों। मान लीजिए आपने सिचुएशन यही दे दी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x दे दिया, y को आपने डिफॉल्ट बना दिया और z को आपने डिफॉल्ट नहीं बनाया। तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें एरर आ जाएगी? उसका रीजन है, सुनिएगा। मैंने डेमो फंक्शन को कॉल किया, मैंने पास किया यहां पे सपोज करते हैं 5 और 20। अब देखिए हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये जो 5 है ये हम x को दे दें, y में 60 बाय डिफॉल्ट आ जाए, और ये 20 किसके लिए दे दें? z के लिए दे दें। हम ये सोच रहे हैं कि हमने 5 दिया x के लिए, y में 60 बाय डिफॉल्ट ले लेगा और z में क्या पास कर दें? 20। ऐसा हमारा परसेप्शन है, हम सोच रहे हैं। कंपाइलर क्या सोचेगा वो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कंपाइलर कहेगा 5 हो गया x के लिए, क्योंकि पहला एक्चुअल पैरामीटर है, हम पहले में कॉपी करेंगे। 20 उसने सपोज किया y के लिए, कह रहा है सेकंड एक्चुअल है, सेकंड फॉर्मल में कॉपी होगा, y के लिए क्या आ गया? 20 आ गया। और उसने रिपोर्ट कर दी एरर। क्यों? कह रहा है तीसरा पैरामीटर तुमने दिया नहीं, थर्ड पैरामीटर आपने दिया नहीं, और z डिफॉल्ट है नहीं, यानी z ऑप्शनल भी नहीं है और तुमने पैरामीटर भी नहीं दिया। ठीक, तो इस केस में क्या रिपोर्ट कर देगा? एरर। आप बात समझ में आई? ठीक, तो अल्टीमेटली क्या है, हमें यहां से कैसे देना चाहिए था? अगर आप सोचिए इसको मैं अगर करेक्ट करूं और मैं यहां z इज इक्वल टू 40 लिख देता, अब कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप 520 पास करिए, 5 किस में? x में, 20 किस में? y में, z के लिए नहीं दिया तो z की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा? 40 ले लेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? पहली बात ये, नीड क्या होती है, दूसरी बात ये, और तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब भी क्रिएट करेंगे ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
बेटे इस पे एरर के क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक। इसलिए इस टॉपिक को समझ लीजिए बहुत ध्यान से। हो सकता है किसी को ये कंसेप्ट ना क्लियर हो, तो बेटा एक बार इसको, ठीक है, आराम से वीडियो पीछे जाके वीडियो में इस चीज को जरूर एक बार और देख लीजिए, ठीक है बेटे। तो इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में इतना ही था। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट आपके लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा दैट इज नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट, ठीक है बेटे। थैंक यू, आज के लिए